नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान। मैं आरजे गौरी इस न्यूज एंड अपडेट शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपके मैसेजेस, आपके पैगाम हमें आए दिन मिलते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी इस जानकारी से लाभान्वित होते हैं, इस शो को पसंद करते हैं और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर डिसेबिलिटी जगत से जुड़े तमाम कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आप रेडियो उड़ान पर लेते हैं मजा बॉलीवुड के अनोखे गानों का भी। तो अगर आप रेडियो उड़ान लाइव सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.radioudan.com पर और बस प्ले बटन क्लिक करके आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि रेडियो उड़ान की ऐप भी मौजूद है। ये ऐप आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही से डाउनलोड कर सकते हैं तथा रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं या कोई शो फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी लेटेस्ट अपडेट्स हम हमारे फेसबुक पेज तथा इंस्टा हैंडल पर भी समय समय से शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की। शो के शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस और जान लेते हैं कि कौन सी न्यूज इस हफ्ते आपके लिए जानना है जरूरी। सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। पेरिस पैरालंपिक्स का सीधा प्रसारण करेगा जियो सिनेमा। अब यूपीएससी पहली बार करेगा उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण। हैदराबाद में हुआ पहला एक्सेसिबिलिटी कॉन्क्लेव, दिव्यांगों के लिए रोजगार पर हुई चर्चा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने नई दिल्ली एक्सेसिबिलिटी सम्मेलन में समावेशी सिनेमा पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अस्पताल के एक्सरे टेक्नीशियन का दिव्यांगता सर्टिफिकेट बेचने वाला वीडियो हुआ वायरल। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी करने वालों पर एक्शन की तैयारी, सीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पुरस्कार के लिए करें आवेदन। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के अभियान का आगाज। पैरा बैडमिंटन में मानसी हारी तो सुहास को मिली जीत। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर है पेरिस पैरालंपिक गेम्स के बारे में। जियो सिनेमा 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले पैरालंपिक गेम्स 2024 का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। जियो सिनेमा पर इस इवेंट के लाइव कवरेज के अलावा स्पोर्ट्स 18 टीवी नेटवर्क भी 12 दिवसीय इस इवेंट के डेली हाइलाइट्स दिखाएगा। ये जानकारी वाईकॉम 18 की ओर से दी गई है और आपको बता दें कि वाईकॉम 18 के सभी प्लेटफॉर्म्स पर पेरिस ओलंपिक को 17 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने 1500 करोड़ मिनट तक देखा है। वाईकॉम 18 के स्पोर्ट्स हेड ऑफ मार्केटिंग दमयंत सिंह ने कहा है कि हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीटों की प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत करने पर बेहद खुशी मिलती है। पैरालंपिक खेलों की प्रस्तुति के साथ ओलंपिक आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि 84 पैरा एथलीटों के साथ भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। 12 खेलों में से भाग लेने वाले भारत के 4 पैरा एथलीट अपने गेम के चैंपियंस हैं। इनमें सुमित अंतिल, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल और अवनी लेखारा शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल्स जीते थे, जिसमें थे 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। इस बार 25 मेडल्स का टारगेट हमारे सामने है। भारतीय दल में कुछ ऐसे एथलीट हैं जिनसे गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे पहले ही देश को गोल्ड मेडल जिता चुके हैं। इस लिस्ट में सुमित अंतिल, अवनी लेखारा, कृष्णा नागर, भाग्यश्री जाधव और सुहास यतिराज जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखारा से एक बार फिर देश को गोल्ड की उम्मीद है। उन्होंने पिछली बार 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में जीता था। भारत के स्टार पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित से भी गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा कर लिया था। स्टार बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर भी सबकी नजरों में रहने वाले हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने भी टोक्यो में पुरुषों के सिंगल में गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखाया था। शॉर्ट पुट प्लेयर भाग्यश्री भी गोल्ड जीतने की दावेदार मानी जा रही है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 34 श्रेणी में महिलाओं की शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। दोस्तों, बैडमिंटन प्लेयर सुहास यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पर कब्जा किया था। इस बार वो मेंस सिंगल और मिक्स डबल दोनों ही में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनसे देश को गोल्ड की उम्मीद है। दोस्तों, टोक्यो 2020 भारत के लिए एक बहुत ही सफल पैरालंपिक गेम रहा। अगर इस बार की बात करें तो पेरिस में बुधवार देर रात पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ। शारीरिक, दृष्टि और बौद्धिक विकलांगता वाले 4000 से भी अधिक खिलाड़ी आने वाले पैरालंपिक्स के दिनों में इन खेलों में हिस्सा लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इसी समय में हमने भी इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल भेजा है। पैरालंपिक का आगाज 28 अगस्त को रंगारंग अंदाज में हो चुका है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ओपनिंग सेरेमनी में कई बड़े स्टार्स भी नजर आए। दिग्गज अभिनेता जैकी चैन का वीडियो तो वायरल हो चुका है, जिन्होंने पेरिस में उद्घाटन समारोह से पहले पैरालंपिक मशाल लेकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान हजारों फैंस फ्रांस की राजधानी में मौजूद थे और जैकी चैन भी सभी का एक अलग अंदाज में स्वागत कर रहे थे। आपको बता दें कि अब जैकी चैन का वीडियो सोशल मीडिया पर छा चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में उनके फैंस की होड़ लगी रही। हजारों प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। जब उन्होंने पैरालंपिक मशाल को पेरिस के मध्य भाग से होते हुए आगे बढ़ाया तो उन्होंने कई फैंस के साथ सेल्फीज भी लिए। उन्हें देखने के लिए कई फैंस सेरेमनी में घंटों तक इंतजार करते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि पैरालंपिक खेलों की ये सेरेमनी 3 घंटों तक चली। जैकी चैन की भागीदारी ने इसमें 4 चांद लगा दिए। ये 70 वर्षीय मार्शल आर्ट्स के दिग्गज फैंस के साथ इस सेरेमनी का खूब आनंद ले रहे थे। आज भी लोग उनकी पुरानी मूवीज का लुत्फ उठाते हैं और लंबे समय से वे ओलंपिक और पैरालंपिक आंदोलनों के समर्थक रहे हैं। दोस्तों, समारोह में शामिल होने वाले अन्य सितारों में मौजूद थे फ्रांसीसी अभिनेत्री एल्सा जिल्बरस्टीन, नर्तक बेंजामिन मिलिपीड और रैपर जॉर्जियो। इन उल्लेखनीय हस्तियों ने भी मशाल के साथ यात्रा की। इसमें 12 मशालें थी जो पूरे शहर में घुमाई गई। जैकी चैन का ओलंपिक से जुड़ाव साल 2008 से ही शुरू हुआ था। उस दौरान ओलंपिक की मेजबानी बीजिंग के हाथों में थी। उस दौरान भी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब खबरों की तरफ बढ़ते हुए खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। केंद्र ने बुधवार को लोक सेवा संघ आयोग यानी यूपीएससी को उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार आधारित प्रमाणन करने की अनुमति दे दी है। ये पंजीकरण के समय और परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान किया जा सकता है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के लिए भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि खेड़कर पर विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी यानी गैर क्रीमी लेयर कोटा के दुरुपयोग करने का आरोप है। ये अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएससी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा या भर्ती परीक्षण के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हैदराबाद से। बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIEPID ने पहला एक्सेसिबिलिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया, जो बुधवार को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसमें यंग इंडियंस के सहयोग से एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
जिसमें युवाओं के उत्थान के लिए अब एक मंच तैयार किया जाएगा। ये मंच होगा खास तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए। सम्मेलन में बीपीओ, आतिथ्य क्षेत्र और आईटी कंपनीज में पीडब्ल्यूडीज के रोजगार पर चर्चा भी की गई। साई कौस्तुभ दासगुप्ता, जिन्हें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी भंगुर हड्डियों की बीमारी है, जिसके कारण उनके शरीर में 50 से अधिक हड्डियां टूट गई हैं, जिससे उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी वे ग्राफिक डिजाइनर बनने से लेकर एक सार्वजनिक वक्ता बनने तक की अपनी यात्रा के बारे में बता रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एक बायोडेटा बनाएं, अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल सीखें, अवसरों की तलाश के लिए अपने साथियों के साथ नेटवर्क बनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपनी ओर देखने दीजिए, अपनी योग्यता को पहचानिए, अपनी अक्षमता को नहीं पहचाने। हैदराबाद में पहले एक्सेसिबिलिटी कॉन्क्लेव में दिव्यांगों के लिए रोजगार पर चर्चा हुई है। NIEPID के निदेशक डॉक्टर राज कुमार ने कहा कि कंपनियां दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए तैयार हो रही हैं और संस्थान के माध्यम से 500 से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हमने 200 से अधिक ट्रेंडों की पहचान की है जहां हमारे उम्मीदवार रोजगार की तलाश कर सकते हैं। मेडप्लस, रत्नदीप और घनश्याम जैसी किराना और मेडिकल चेन्स हमें सक्रिय रूप से भर्ती कर रही हैं। यूथ फॉर जॉब्स की संस्थापक और अध्यक्षा मीरा शेनॉय ने कहा कि AI का उपयोग करके नियोक्ता अब संभावित भर्तियों से सीधे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर दिव्यांगों को रोजगार दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में सिनेमा में बेहतर एक्सेसिबिलिटी मानकों के लिए जोर दिया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय ने लोधी रोड स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन में एक संवादात्मक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सिनेमा थिएटरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फीचर फिल्मों में एक्सेसिबिलिटी मानकों के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था। फिल्म उद्योग में एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को लागू करने पर कार्यक्रम में फिल्म उद्योग के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में फिल्म आवेदकों, फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं और एसोसिएशन फॉर द डेफ और सक्षम NGO जैसे विकलांगता वकालत के लिए समर्पित संगठनों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों का एक विविध समूह एकत्रित हुआ था। CBFC दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकारी श्री महेश कुमार ने प्रतिभागियों के साथ दृश्य और श्रवण विकलांग दर्शकों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को शामिल करने पर चर्चा भी की। सम्मेलन भारतीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या के उपयोग के माध्यम से सभी प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से सुलभ रहा, जो शुरू से ही समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री महेश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए नए विनियामक ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो सिनेमा को अधिक सुलभ बनाने की ओर मार्गदर्शन देता है। उन्होंने दर्शकों के आधार को व्यापक बनाने और विकलांग व्यक्तियों के लिए देखने के अनुभव को बढ़ाने में इन मानकों के महत्व पर जोर दिया। श्री कुमार ने इन सुविधाओं को लागू करने के लिए सहानुभूति और एक विचारशील दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित किया। डेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री AS नारायण ने सिनेमा को अधिक समावेशी अनुभव बनाने में सुगमता मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। तकनीकी चर्चाओं में ऑडियो विवरण, क्लोज कैप्शन और अन्य सहायक प्रारूपों को मुख्यधारा की फिल्मों में एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक कदमों और व्यवहार प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की गई। फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों ने इन दिशा निर्देशों को अपनाने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। विस्तारित दर्शकों के संभावित लाभों और इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए वित्तीय निहितार्थ दोनों को स्वीकार थे। उनकी भागीदारी सुगमता के प्रति उद्योग की बढ़ती प्रबद्धता को दर्शाती है। श्री महेश मिश्रा, जो कि क्षेत्रीय अधिकारी CBFC नई दिल्ली से हैं, उन्होंने आगामी फीचर फिल्मों में सुगमता दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर व्यावहारिक संभावनाओं पर चर्चा की। सम्मेलन में ओजस्वी शर्मा की बहु समावेशी फिल्म रब दी आवाज की क्लिपिंग भी दिखाई गई, जो इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है कि समावेशिता को फिल्म निर्माण में प्रभावी रूप से कैसे एकीकृत किया जा सकता है।
कार्यक्रम का समापन इन सुगमता मानकों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ हुआ। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक खबर की तरफ जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी में जिला अस्पताल में काम करने वाले एक एक्सरे टेक्नीशियन के 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें उसकी रिश्वतखोरी सीधे सीधे देखी और सुनी जा सकती है। पहले वीडियो में वो लोगों से फेक विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर उनकी उगाही करता दिख रहा है। दूसरे में लोगों को वो बता रहा है कि किस काम के कितने पैसे लगते हैं। यूपी के बाराबंकी के जिला अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको एक अच्छा सा विकलांगता सर्टिफिकेट बनाकर देने का दावा कर रहे हैं। ये एक्सरे टेक्नीशियन वायरल वीडियो में लोगों से दावा करता नजर आता है कि अच्छा खर्चा करोगे तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी अच्छा ही बनेगा। झूठे विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लोगों से घूस लेते हुए इस एक्सरे टेक्नीशियन का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही। जिला अधिकारी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। ये दोनों ही कथित वायरल वीडियोस जिला अस्पताल में कार्यरत एक्सरे टेक्नीशियन विजय कुमार के बताए जा रहे हैं, जिसमें उनकी रिश्वतखोरी सीधे सीधे देखी और सुनी जा सकती है। पहले वीडियो में वो विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लोगों से रिश्वत मांगते नजर आते हैं। रकम 200 रुपए से शुरू होकर आगे बढ़ती है, यानी जितना अच्छा आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाना हो, विजय कुमार उतना ही अच्छा खर्चा भी मांगते हैं। दोस्तों, इस मामले में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि एक्सरे टेक्नीशियन के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नाम पर घूस लेने का वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मजिस्ट्रेट जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन वायरल वीडियोस को लेकर जिला अस्पताल के CMS ने कहा है कि ये वीडियो पुराने हैं। अस्पताल में गठित कमेटी से वीडियो की जांच करवाई जा चुकी है।
दोस्तों अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से आ रही है ये खबर। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने 28 अगस्त को प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से 1000 से भी अधिक दिव्यांगजन शामिल हुए। फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के मामले में राज्य शासन भी गंभीर हो चुका है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके तत्काल बाद ही छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और महिला बाल विकास के सचिव को पत्र लिखते हुए इस मामले में जांच और कार्रवाई करने को लिखा है। दूसरी ओर जिन लोगों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने अब नया दावा खोला है। सस्पेंड कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत के मुताबिक दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से जारी हुआ है और वे और सत्यापन भी वही कराएंगे। उनका दावा है कि उन्हें कोर्ट से भी स्टे मिल चुका है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन योजना का लाभ ले सकते हैं। दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 की धनराशि दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम 45 वर्ष से अधिक न हो। दोस्तों अब खबर सुनते हैं पेरिस पैरालंपिक के अपडेट के बारे में। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत का आगाज हो चुका है। 28 अगस्त की रात को इन खेलों की भव्य तरीके से ओपनिंग की गई और वहीं 29 अगस्त से भारतीय एथलीट्स भी एक्शन में आ गए, जहां पर पैरा बैडमिंटन इवेंट से भारत के अभियान का आगाज हुआ। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की तरफ से 84 एथलीट्स 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। ये दल अभी तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत के नीतीश कुमार और तुलसीमती मुरुगेसन ने हमवतन सुहास यथिराज और पलक कोहली को पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन मिश्रित युगल SL3 SU5 के ग्रुप चरण के पहले मैच में हराया। नीतीश और तुलसीमती ने ग्रुप ए का ये मुकाबला 31 मिनट में 21-14, 21-17 से जीता। शिवराजन सोलाईमलाई और नित्याश्री की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी मिश्रित युगल में SH6 ग्रुप मैच में अमेरिका के माइल्स कार्जेवस्की और JC सिमोन से सीधे गेम में हार गई। उन्हें अमेरिकी जोड़ी ने 35 मिनट में 23-21, 21-11 से हराया। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 29 वर्षीय नितेश और तमिलनाडु की तुलसीमती ने हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पहला गेम जीतने के बावजूद ग्रुप चरण में मैच में इंडोनेशिया की कोंटिया इख्तिर सियाकुरोह ने शानदार वापसी करते हुए भारत की मानसी जोशी को 2-1 से हराया, जबकि सुहास यतिराज ने पहले गेम में इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी को 21-7 से हराया। सुहास ने पुरुष एकल SL4 ग्रुप में मैच में इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी को सीधे सेट में मात दी है। दोस्तों इसी के साथ अब समय हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के फेसबुक पेज से अपडेट्स लेने का। तो आइए आज के अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं पहली पोस्ट। दिव्यांगों की रचनात्मकता, उनकी प्रभाविता को सराहने का सुनहरा अवसर। दिव्य कला मेला 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच हरमू मैदान रांची में आयोजित होने वाले दिव्य कला मेले में सभी का स्वागत है। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे दिव्य कला मेले का उद्घाटन। मेले के उद्घाटन के लिए आप वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं YouTube के माध्यम से। दिव्य कला मेला से जुड़ने के लिए आप विजिट करें www.ndfdc.nic.in। फॉलो करें @ndfdcindia यानी NDFDC इंडिया को फेसबुक, X और YouTube तथा इंस्टाग्राम पर।
इस दिव्य कला मेला में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इसी के साथ चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग MSJE ने अहमदाबाद में विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास और पुनर्वास के समग्र क्षेत्रीय केंद्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार कौशल पर प्रशिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के तीसरे बैच का आयोजन किया। DPWD की उप सचिव श्रीमती सुनीता धेवाल ने TOT की शोभा बढ़ाई और विशेष स्कूलों, समग्र क्षेत्रीय केंद्रों और सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के 21 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। सभी प्रशिक्षकों को इनेबल इंडिया के मास्टर ट्रेनर्स और SCPWD के मूल्यांकनकर्ताओं के समर्थन से सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया। अहमदाबाद में TOT 100 प्रशिक्षकों को रोजगार कौशल पर प्रशिक्षित करने के विभाग के प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें लखनऊ और सिकंदराबाद में 47 प्रशिक्षक पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसका उद्देश्य समर्पित और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास करना है, जो दिव्यांगजनों की क्षमताओं को बढ़ावा दे और उन्हें पहचान दे, ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। इसी के साथ CRC में आयोजित इस बैच के समय के प्रतिभागियों के साथ साथ प्रशिक्षकों के कुछ फोटोग्राफ्स भी डिपार्टमेंट ने साझा किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि हम भारतीय फिल्म उद्योग को आमंत्रित करते हैं कि हमारी इस पहल के साथ जुड़े और एक समावेशी समाज के निर्माण में सहयोग दें। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समावेशी पहल के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा में श्रीकांत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग PVR चाणक्यपुरी में की गई। इस समय श्री राजेश अग्रवाल जी का दीप प्रज्वलन का फोटो भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा किया है और पोस्ट को नाम दिया गया है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने की श्रीकांत फिल्म की भारतीय सांकेतिक भाषा में विशेष स्क्रीनिंग। इसके साथ डिपार्टमेंट की अगली 2 पोस्ट भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें पहली पोस्ट में बताया गया है कि राजकुमार राव अभिनीत फिल्म श्रीकांत श्रवण बाधित बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित की गई, तथा दूसरी पोस्ट में कहा गया है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित फिल्म से श्रवण बाधित युवा प्रभावित हुए। इसी सिलसिले में डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट में लिखा गया है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल कहते हैं कि मनोरंजन सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। अगली पोस्ट में कहा गया है कि सिनेमा अब सबके लिए है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की नई समावेशी पहल भारतीय प्रतीक भाषा में श्रीकांत फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग PVR चाणक्यपुरी में की गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा PVR चाणक्यपुरी में भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में फिल्म श्रीकांत का प्रदर्शन किया गया। ये श्रवण बाधित समुदाय या सुनने में अक्षम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और समावेशी कदम है। सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि मनोरंजन सभी के लिए सुलभ होना चाहिए और इस तरह की फिल्में समाज में एक सशक्त संदेश देती है। श्री अग्रवाल ने फिल्म के ISL रूपांतरण के लिए फिल्म निर्देशक तुषार हीरानंदानी और यूनिकी के चैतन्य जी का आभार व्यक्त किया। ISL में श्रीकांत फिल्म का प्रदर्शन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु में भी किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से जुड़ा ये फेसबुक अपडेट सेक्शन यही समाप्त होता है। आपको ये सेक्शन कैसा लगा? साथ ही साथ कम्युनिटी कलर्स शो आपको कैसा लगता है? इस बारे में हमें जरूर लिखें। आपके विचार हमें प्रेरणा देते हैं और निरंतर अच्छा काम करने के लिए, आपके लिए नई और ऑथेंटिक जानकारी ढूंढने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आपका प्यार रेडियो उड़ान पर बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स
और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज़, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। पेरिस पैरालंपिक्स का सीधा प्रसारण करेगा जियो सिनेमा। अब यूपीएससी पहली बार करेगा उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण। हैदराबाद में हुआ पहला एक्सेसिबिलिटी कॉन्क्लेव, दिव्यांगों के लिए रोजगार पर हुई चर्चा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने नई दिल्ली एक्सेसिबिलिटी सम्मेलन में समावेशी सिनेमा पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अस्पताल के एक्सरे टेक्नीशियन का दिव्यांगता सर्टिफिकेट बेचने वाला वीडियो हुआ वायरल। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी करने वालों पर एक्शन की तैयारी, सीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पुरस्कार के लिए करें आवेदन। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के अभियान का आगाज। पैरा बैडमिंटन में मानसी